प्रश्न एक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ए अप्राकृतिक साधन, बी भूकंप विज्ञान, सी ज्वालामुखी क्रिया, डी प्लेट विवर्तनिक। देखिए, पृथ्वी का जो घन गहराई है, यदि हम ध्यान से देखें, यदि हम ये पृथ्वी का गोला मान लें, जो इसका बीच का सेंटर है वो 6371 किलोमीटर पे है। ठीक है, और हमने जो खुदाई की है अभी तक केवल 4 किलोमीटर तक की है, साउथ अफ्रीका में सोने की खान पे। इसका मतलब पृथ्वी के जो आंतरिक भाग की जानकारी है वो हमको प्रत्यक्ष रूप से या हम खोद के नहीं दे सकते, हमको दूसरे ही सिस्टमों पे आधारित रहना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा है? इसमें बी भूकंप विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जो पृथ्वी के आंतरिक स्रोत हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होती है वो दो प्रकार के। पहला है अप्राकृतिक, जिसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। इसके अंतर्गत हम इसको घनत्व को इंक्लूड करते हैं, दाब को, और तीसरा ताप को। अप्राकृतिक मतलब आर्टिफिशियल, और दूसरा है प्राकृतिक प्रत्यक्ष, जिसको भी हम कह सकते हैं प्राकृतिक, जिसको हम नेचुरल कह सकते हैं या डायरेक्ट कह सकते हैं, जिसके अंदर है ज्वालामुखी, भूकंप, तरंगे एक्चुअली यहां पे है ना, भूकंप तरंगे, और तीसरा है उल्का पिंड। तो इन सब में यदि आप देखिए ज्वालामुखी भी है, लेकिन जो प्रत्यक्ष एकदम जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो किससे होती है? बी भूकंप से। क्वेश्चन 2, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? ए वैन डर ग्रेट द्वारा, टैली द्वारा, स्वेज द्वारा, और होम्स द्वारा। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? एडवर्ड स्वेज। ये ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे। इनका जो पूरा नाम था, यहीं पे मैं लिख देता हूं, एडवर्ड स्वेज। इन्होंने रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर इसकी रासायनिक संरचना, तो पहला वर्ड क्या था? सियाल। देखो यहां मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो आपको जल्दी समझ आएगा। सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इसको कहा गया सियाल। दूसरा है सीमा, ठीक है, ये है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और तीसरा है नीफे, निकल प्लस फेरियम, Ni प्लस फेरियम, फेरियम मतलब लोहा। इस आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। थर्ड क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान मास का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 32%, 52%, 68%, 83%। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये सी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। 68% बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। और जो मेंटल में 68% द्रव्यमान पाया जाता है, और यहाँ पे ये पाया जाता है 32%। कोर में कितना पाया जाता है? 32% के भाग के करीब पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, मोहो असंबद्धता स्थित है क्रस्ट और मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच, मेंटल एवं कोर के बीच, आंतरिक मेंटल और बाहरी मेंटल के बीच। ये मोहो संबद्धता क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब भूकंपी लहरें चलती हैं, उनकी स्पीड में यदि अंतर आ जाता है तो वहां पे मानते हैं कि डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, उसी को असंबद्धता कहते हैं। तो यदि हम इसको देखेंगे, ये क्या है? 100 किलोमीटर तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी? क्रस्ट, ठीक। फिर मेंटल है बीच के वाले भाग में, ये क्या है? 2900 किलोमीटर पे। और ये 6371 किलोमीटर पे क्या है? कोर, करोड़ भी कहते हैं ना इसको, करोड़। तो ये क्या है? हमने कहा जो मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता पाई जाती है, ये क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये मोह, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी असंबद्धता है, जैसे
क्रस्ट के दो भागों को जो अलग करती है, ये जो क्रस्ट है ना, इसके दो भागों को अलग करती है, इसको हम कहते हैं कोनाड। याद रखिएगा, क्रस्ट और मेंटल को करती मोहो, इसको फिर से लिख लीजिए मोहो। और ये जो मेंटल है ये भी दो भागों में बटा है, इसको जो अलग करती है उसको कहते हैं रेपिटी, असंबता। फिर मेंटल और जो कोर को अलग करती है उसको कहते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। और जो कोर को दो भागों में अलग करती है उसको कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। ये इस तरह पृथ्वी पे कितनी असंबद्धता होगी, 1 2 3 4 5, 5 असंबद्धता होगी। पृथ्वी की कोर किस तत्व की प्रधानता होती है, सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, सिलिका, निकल, लोहा और निकल। तो किस तत्व की प्रधानता है इसके अंदर, फिफ्थ का डी, लोहा और निकल की। हाँ, निकल का Ni प्लस एफिफेरियम, इसी को नीफे भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नीफे। और इसके बारे में आप जान लीजिए कोर के बारे में कि ये इस तरह एक चित्र बना लेते हैं हम लोग। ये 2900 किलोमीटर पे क्या है, मेंटल है, और ये 6371 के बीच में क्रोड है। तो इन दोनों को कौन सी परत अलग करती है, इसको करती है गुटेनबर्ग। अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, गुटेनबर्ग। और ये आंतरिक को क्रोड और बाहरी क्रोड को कौन सी करती, लेहमैन, लेहमन है ना, लेहमन करती है। तो इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, जो 2900 से ये जो गुटेनबर्ग से लेकर लेहमन तक है, इसको जो हम ऊपरी कोर कहते हैं, इसकी जो गहराई है वो करीब करीब है 5100 किलोमीटर, ठीक है। और ये आंतरिक है, और ये तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है। और इसमें एस तरंगों का जो वो होता है, प्रवेश नहीं हो पाता। और इसका जो घनत्व, इसके जो पूरी कोर का जो घनत्व वो करीब है 11 to 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटर और कॉल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में किससे संबंधित, ए उल्कापात, बी ज्वालामुखी क्रिया, सी पवन क्रिया, डी हिमानी क्रिया। जो इसका उत्तर है वो क्या है, बी ज्वालामुखी क्रिया। लेकिन होता क्या है जान लीजिए, जो क्रेटर होता है वो ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, जिससे लावा नीचे से निकलता है, इसको हम कहते हैं क्रेटर। और जो काल्डेरा होता है वास्तव में वो क्रेटर से भी विस्तृत होता है। यदि ये बड़ा मुख हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, काल्डेरा। ये जो क्रेटर होता है ये कीप के आकार का होता है, कीप के आकार का होता है। आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र की लोलार झील है या राजस्थान का जो पुष्कर झील है वो किसका उदाहरण है, वो काल्डेरा का उदाहरण है। कौन सा, पुष्कर झील कहाँ की है, ये राजस्थान की है ना, राजस्थान की। और लोनार महाराष्ट्र की। ये दोनों किसके उदाहरण हैं, काल्डेरा के। काल्डेरा का मतलब होता है जो क्रेटर से ज्यादा विस्तृत हो। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता, ए लावा पठार, बी लावा मैदान, सी सिलोडाइक, डी विसर्ग। तो इसका उत्तर है डी विसर्ग। विसर्ग वास्तव में नदी से होता है। जब नदी मैदानी भागों पे आड़ी तिरछी चलती है सांप के आकार की, तो हम उसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ये जो वर्ड लिया गया है ये तुर्की के मेंडर, इंग्लिश में इसको कहते हैं मेंडर, वहां से लिया गया है। एक नदी का नाम है जो इसी तरह चलती है। जब पहाड़ी भागों से मैदानी भागों में नदी आती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और उसके साथ उसके पास अवसादों की मात्रा अधिक होती है, तो सीधी ना बह के वो इस तरह चलती है, तो इसको विसर्ग कहते हैं।
इसके अलावा जो लावा पठार, लावा मैदान, सिल और डाइक किससे निर्मित होते हैं? ये ज्वालामुखी क्रिया से होते हैं। तो लावा पठार का यदि हम उदाहरण दें तो भारत में दक्कन का पठार, लावा पठार का, और कोलंबिया, ये कहां पे है? यूएसए में है कोलंबिया का पठार, यूएसए में। ये लावा मैदान का यदि हम उदाहरण दें तो यूएसए में है स्नेक रिवर का मैदान, स्नेक रिवर वहां पे है, उसका मैदान है लावा। सिल और डाइक क्या है? सिल क्या है? जब चट्टानों के बीच में लावा इस तरह इकट्ठा होती है तो उसको सिल कहते हैं, और जब खड़ी चट्टानों के मध्य में इस तरह लावा और मैग्मा जमा हो जाता है तो उसको हम डाइक कहते हैं। नेक्स्ट, डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति, हिमनद निर्मित स्थलाकृति। तो ये तो क्लियर हो गया पिछले प्रश्न से कि ये जो डाइक है वो क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित है। लेकिन ये बाहरी भाग में बनता है या पृथ्वी के आंतरिक भाग में? तो इसका उत्तर है बी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। डाइक एक्चुअली क्या होता है? जब चट्टानों के मध्य में, ये जैसे चट्टानें, खड़ी चट्टानें, उसके मध्य में यदि लावा या मैग्मा आके जमा हो जाता है। मैग्मा लावा में अंतर क्या है? जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जो वो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे आ जाता है तो लावा कहते हैं। तो ये क्या होता है? इसको हम डाइक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका, डी यूरोप। तो इसका उत्तर है ए ऑस्ट्रेलिया। अब ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि आप जान लीजिए कि विश्व के जितने भी अधिकांश ज्वालामुखी है वो प्लेटों के किनारों पर है, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के आंतरिक भाग में स्थित है, जिसके कारण यहां पे ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। लेकिन हवाई द्वीप में एक इंटर प्लेट ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वो उसका अपवाद है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले प्रश्न में जब आएगा कि वहां क्यों पाया जाता है। लेकिन यहां जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, क्योंकि वो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के आंतरिक भाग में अवस्थित है। अगला प्रश्न, अग्निवलय रिंग सर्कल ऑफ फायर किससे कहते हैं? अटलांटिक परिमेखला को, हिंद परिमेखला को, प्रशांत परिमेखला को, आर्कटिक परिमेखला। तो सर्कल ऑफ फायर को हम रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये जो इसका उत्तर है वो प्रशांत परिमेखला है। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन सा? ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी चक्रवात, डी प्रतिचक्रवात। इसका मतलब, इसका उत्तर है बी। सुनामी कब आती है? जब समुद्र के अंदर भूकंप आए तब सुनामी उत्पन्न होती है। हमेशा जरूरी नहीं है कि जब भी समुद्र के अंदर भूकंप आए सुनामी होती है, लेकिन सुनामी तभी आएगी जब समुद्र के अंदर भूकंप आएगी। और जो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी, जिससे करीब करीब 2.5 लाख लोग मरे थे, और दक्षिण भारत का चेन्नई वाला तट काफी इससे प्रभावित हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी तरंग केवल ग्रेनाइट चट्टानों में ही संचरण करती है? पी स्टार, एस स्टार, पी जी, एस जी, पी और एस, पी एंड एल। तो ये बहुत लॉजिक लगाने वाला है, क्योंकि जी लिखा है तो इसमें ग्रेनाइट है, तो इसका उत्तर बी वाला बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पी स्टार तरंग की खोज कोनार्ड द्वारा की गई, एस स्टार तरंग की खोज जेफरीज ने की, पी स्टार एस स्टार तरंगों द्वारा ग्रेनाइट निर्मित परत के बारे में जानकारी प्राप्त होती, पी स्टार तरंग की गति पी और पीजी के बीच होती है। तो इसके बारे में कौन सा असत्य पूछा, रॉन्ग है, तो इसका उत्तर ये सी वाला बिल्कुल सही है।
पी स्टार एस तरंगों द्वारा ग्रेनाइट निर्मित परत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक्चुअली इस हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जिसके अंदर जी लग जाए वो ग्रेनाइट होता है, तो पी जी एस जी ग्रेनाइट के बारे में बात होती है। बाकी सारे कथन बिल्कुल सत्य है। मेंटल और कोर के बीच स्थित है गुटेनबर्ग असंबद्धता, रैपिटी असंबद्धता, कोनार्ड असंबद्धता, मोहोरोविच असंबद्धता। बताइए, ये मैंने आपको एक प्रश्न में कराया था, कौन सा है? यदि क्रस्ट है, CRUST क्रस्ट, ये मेंटल है और ये कोर है। तो इसमें पूछा मेंटल और कोर, ये मेंटल और कोर इसके बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाएगी? बताइए, यहां पे पाई जाएगी गुटेनबर्ग। ठीक है, यहां पे कौन सी पाई गई थी? हम लोगों ने पढ़ा था मोहो। ठीक है, यहां पे मोहो पाई गई थी, यहां पे गुटेनबर्ग संबद्धता पाई जाएगी। तो इसका उत्तर कौन सा है? ए वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी तरंग अधिकेंद्र से 120 डिग्री की दूरी पे लुप्त हो जाती है? PSL और P स्टार। ये देखिए, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का कोर है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी तरंग चलती है? P। और कोर में किस तरंग की उत्पत्ति प्रवेश नहीं है? S। तो ये अधिकेंद्र है, तो ये कौन सी तरंग हो गई? S 120 डिग्री पे। ठीक है, ये तो कौन सा होगा इसका उत्तर? बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है, S तरंग। एल नीनो जलधारा कहां प्रकट होती? ब्राजील के तट पे, पेरू के तट पे, अलास्का के तट पे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पे। इसका उत्तर तो अब आ जाना चाहिए, ये क्या है? पेरू के तट पे। ये जो एल नीनो जलधारा है, ये किसको रिप्लेस करती है? पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा को, ठंडी धारा की जगह आती है। ठीक है, ये और जबकि एल नीनो कौन सी है? एक गर्म जलधारा है। ये देख रहे हैं आपको, हम्बोल्ट की जलधारा है। तो मौसमी घटनाओं के कारण ही ये वास्तव में एल नीनो, या जिसको क्राइस्ट चाइल्ड या लाल नीना भी कहा जाता है, वास्तव में ये एक समुद्री परिस्थितियों और वायुमंडलीय परिस्थितियों का संयुक्त रूप है कि एक गर्मियों के मौसम में हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की जगह इक्वेटर से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर एक धारा बहने लगती है, और उसी धारा को हम एल नीनो की जलधारा कहते हैं, जो हम्बोल्ट की जगह बहती है। चिली और पेरू के तट से दूषित जल के अप्रवाह से बनी जलधारा क्या? ए एल नीनो जलधारा, बी हम्बोल्ट जलधारा, अगुलास जलधारा, केनारी धारा। तो अब तो ये उत्तर बहुत क्लियर हो गया है। इसका उत्तर है चिली और पेरू के तट पे हम्बोल्ट, क्योंकि इसको पेरू की जलधारा भी कहते हैं। केनारी की जलधारा भी कोल्ड है, लेकिन ये कहां बहती है? फ्रांस के पास बिस्के की खाड़ी में, बिस्के की खाड़ी फ्रांस। ठीक है, अगुलास की जलधारा ये कौन सी? गर्म जलधारा, वार्म लिख सकते हैं। ये कहां बहती है? ये मेडागास्कर के पास, मेडागास्कर के तट पर। और एल नीनो की जलधारा ये बहती है जब ये इसको पेरू की जलधारा को विपरीत रिप्लेस करती है। ये है कि वार्म जलधारा, और ये क्या है? कोल्ड जलधारा। उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग प्राय कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण है ए, इसके निकट से गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री जलधारा बहती। बी, इसके निकट से लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा बहती। सी, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म और लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा का मेल होता है। तो इसका उत्तर सी सही है। देखिए, ये लेब्राडोर जलधारा आ रही है, लेब्राडोर, और यहां से ये कौन सी जा रही है? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये जो दोनों आपस में मिलती है तो ये यूरोप की तरफ चली जाती है, जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो जहां पे ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलती है, उस जगह का क्या नाम है? न्यू फाउंडलैंड। और यहां बहुत गहरा कोहरा आता है, जिसके कारण जहाज आपस में टकराने लगते हैं। लेकिन ये मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे प्लैंकटन नामक काफी जीव मिलते हैं, जो मछलियां खाने के काम आती है, जिसके कारण यहां मछलियों का बहुत बड़ा भंडार देखने को मिलता है।
निम्नलिखित कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? ए गल्फ स्ट्रीम, बी ब्राजील धारा, सी पेरू की धारा, डी कैनारी की धारा। अब तो उत्तर इसका मिल ही गया होगा। इसका उत्तर है सी पेरू की धारा। ये कोल्ड है, गल्फ स्ट्रीम वार्म है, ब्राजील वार्म है, कैनारी की धारा कोल्ड है। देखिए कौन कौन सी जलधारा थी। गल्फ स्ट्रीम है, ये भी अटलांटिक महासागर पे है। ब्राजील की जलधारा ये भी देखिए अटलांटिक महासागर है। पेरू की धारा यहाँ पे देखिए ये क्या पे प्रशांत महासागर में, और कैनारी की धारा ये भी देखिए अटलांटिक महासागर में। तो इसका उत्तर कौन सा सही था? पेरू की जलधारा यहाँ पे नहीं है, ये प्रशांत महासागर में बहती है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? क्यूराई जलधारा हिंद महासागर, कैनारी जलधारा प्रशांत, ब्राजील धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, क्यूरोशियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर। तो देखिए उसका उत्तर बिल्कुल डी वाला सही है, बाकी सब गलत है। क्यूराइल किस में है? प्रशांत में है। हाँ, ये एक कोल्ड करंट है। कैनारी जलधारा अटलांटिक में है, ये भी कोल्ड करंट है। ब्राजील धारा ये उत्तरी अटलांटिक मान लीजिए, ये दक्षिणी अटलांटिक में है। ठीक है, ये वार्म करंट है, वार्म करंट है। और क्यूरोशियो उत्तरी प्रशांत महासागर में है, लेकिन ये कौन सी है? ये भी वार्म करंट है। ठीक है, तो इसका उत्तर डी बिल्कुल सही है। मानसून शब्द का तत्व हवाओं का सदैव एक की ओर बहना, हवाओं का बहुत तेजी से बहना, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना, हवाओं का रुख का बदलना। तो इसका उत्तर है डी, हवाओं का रुख बदलना। और ये अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया। ठीक है, जो क्या होती है, हवाएं साल के 6 महीने 6 मंथ स्थल से जल की ओर चलती हैं, और फिर अगले 6 मंथ जल से स्थल की ओर चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य में चुनिक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान कम हो जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, समान तापमान रहता है, तापमान में कोई असर नहीं पड़ता। तो इसके कारण जाड़े का तापमान कम हो जाता है। इसी कारण इसको हिमभक्षी भी कहते हैं, क्योंकि इससे बर्फ पिघलने लगती है। और ये पशुपालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो चारागाह है पशुओं के, वो बर्फ से मुक्त हो जाते हैं और उनको खाने का काफी चारा मिल जाता है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? चिनूक, फॉन, खमसिन, सिराको। तो ये दोनों तो एक ही हैं, है ना। ये इटली में चलती है और ये मिस्र में चलती है। चिनूक कहाँ चलती है? सी फॉर चिनूक, सी फॉर कनाडा। तो एफ फॉर फॉन, ये उत्तर बिल्कुल सही है। और ये कहाँ चलती है? ये यूरोप में चलती है, अल्प्स पर्वत पे। अल्प्स पर्वत पे ये भी चिनूक की ही भांति होती है, हिमभक्षण होती है, और जिसके कारण बर्फ काफी पिघल जाती है और पशुओं के लिए काफी उपयोग होती है, और अंगूर की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूर की खेती काफी, इसके कारण शीघ्र पकने लगते हैं अंगूर। ठीक है, तो ये बी फॉन बिल्कुल उत्तर सही है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में यूराग्वे की और प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैम्पीरा। ठीक, ये जो हरमंटन है ये पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। ठीक है, ये वार्म करंट है। और काराबुकान कहाँ चलती है? तारिम बेसिन में चलती है, चीन में, इसका मतलब। ठीक है, और ये भी वार्म करंट है। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी स्थानीय हवा को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर, ट्रोमेंटेन, सेंटाना। तो इसका उत्तर है बी, नॉर्वेस्टर। ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलती है। ट्रोमेंटोन क्या है? ये कोल्ड विंड है, भूमध्य सागरीय भाग पे चलती है। और सांटाना ये भी वार्म करंट है, और ये कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया, यूएसए में चलती है। ठीक है, तो इसमें नॉर्वेस्टर ही क्या है? ये भी गर्म हवा है, लेकिन इसमें टोमेंटन क्या है? ठंडी हवा है, बाकी क्या है? वार्म हवा।